जय हिंद एवरीवन। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है ये हमारा है ईवी रामास्वामी नाइकर के ऊपर, जिन्हें लोग प्यार से पेरियार कह के भी बुलाते थे, आदर से पेरियार कह के बुलाते थे। पेरियार माने होता है द रेस्पेक्टेड वन, जिसको बहुत ज्यादा इज्जत दी गई हो, है ना। तो ये यहाँ पे फोटो लगी हुई है ईवी रामास्वामी नाइकर की। जब आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी ऐतिहासिक शख्सियत हैं। यही वो हैं जिन्होंने साउथ इंडिया में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नाइकर या पेरियार। केवल हम इन्हें पेरियार के नाम से भी जानते हैं। आज हम इनका वीडियो क्यों लेके आए हैं? क्योंकि पिछले 17 सितंबर को इनकी जन्म जयंती मनाई गई थी, और इनकी जन्म जयंती को तमिलनाडु में आप किस रूप में मनाते हैं? तमिलनाडु के लोग वहां पे सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ईवी रामास्वामी नाइकर, चलिए आते हैं इनके बारे में और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो इनकी 146वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी 146 इनकी जन्म जयंती थी। इनकी जन्म जयंती कब थी? 17 सितंबर को थी। 17 सितंबर कब इनका जन्म हुआ था? 1879 को जन्म हुआ था। गांधी जी 1869 में जन्मे थे। गांधी जी से 10 साल बाद पेरियार जन्मे थे, 79 में जन्मे थे, ठीक है। फिर 89 10 साल बाद जवाहरलाल नेहरू जन्मे थे, है ना। तो इस तरह से ये याद करने के तरीके होते हैं ईयर, अदरवाइज इतने लोगों की जन्म जयंती कैसे याद होगी, है ना। तो इनको समझ लेना, गांधी जी से 10 साल छोटे थे, और 17 सितंबर को इनको, अच्छा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बर्थडे होता है ना, तो इससे भी ये याद रहेगा। तो 146 इस बार इनकी क्या थी? बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु का एक जिला है, उसका नाम है इरोड जिला। इरोड जिला में हुआ था। और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट कह, मतलब इनको द्रविड़ आंदोलन का पिता इन्हें कहा जाता है। द्रविड़ आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ईवी रामास्वामी नाइकर को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्हीं को लोग सम्मान से पेरियार बुलाते थे। अब इनके बारे में देखो तो इनका जो जन्म, साउथ में जो एक तरह से सामाजिक जो व्यवस्था थी, उसमें ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में जो डिवीजन था वो बहुत गहरा डिवीजन था। यानी कि ब्राह्मण और सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइडेड थी, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। ज्यादातर उच्च पदों पर ब्राह्मण हुआ करते थे, और वहां पे साउथ की सोसाइटी में आपके जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे उन पे बहुत तरह की अनटचेबिलिटीज लागू की गई थी। हालांकि नॉन ब्राह्मण में भी जो दलित वर्ग के लोग आते थे उनके ऊपर बहुत सारा, मतलब एक तरह से अस्पृश्यता की चीजें इनको लागू की गई थी। पहले ये खुद एक, मतलब एक तरह से वैदिक धर्म में इनकी बड़ी आस्था थी। एक बार काशी दर्शन करने के लिए आए थे। इनके जीवन की एक कथा थी कि काशी में वो दर्शन करने आए थे, यही कोई 1904 के आसपास आए थे। और काशी में जब आए थे तो वहां उन्होंने देखा कि मतलब धर्म का एक तरह से व्यापार हो रहा है। इवन एक जगह इनको बहुत ज्यादा भूख लगी, वहां पे फ्री में खाना दिया जा रहा था। तो लेकिन जब वो खाना लेने के लिए वहां पे गए तो इनको बहुत तेज भूख लगी थी, इनके पास पैसे भी नहीं थे। तो वहां पे कहा गया कि यहाँ फ्री में खाना केवल ब्राह्मणों को मिलता है। और तो इन्होंने झूठ भी बोला, मतलब भूख इतनी तेज से लगी थी कि इन्होंने एक जगह से कहीं जनेऊ उठाया और जनेऊ पहन लिया कि देखो मैं ब्राह्मण हूँ, है ना। तो लेकिन इनकी चूंकि मूछें थी उस वक्त, ब्राह्मणों को मतलब एक तरह से लिखा हुआ था कि वेदों में कि उनको मूछें नहीं रखनी है। तो इन्होंने दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप ब्राह्मण नहीं हो, और इनको वहां से धक्का वक्का देके निकाल दिया गया। इनको बाद में इन्हें पता चला कि वो जो खाने, जहाँ पे खाना बन रहा था, वो खाना बनाने वाली जो जगह थी वो भी, उसको फंडिंग वगैरह भी कौन दे रहा था? कोई साउथ इंडिया का ही व्यक्ति ने उस जगह खोली थी, और वो भी नॉन ब्राह्मण था, जिसने वो जगह का पूरा पैसा वैसा दे रहा। तो इनको लगा कि ये पूरी तरह से धर्म का व्यापार हो रहा है इसमें, मतलब एक तरह से धर्म जैसा कुछ रह ही नहीं गया, धर्म के ठेकेदार बन गए। और इस तरह से उन्होंने ये सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इन्होंने नॉन ब्राह्मण्स में ये आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन। और इसमें ही रेबेल्ड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस एंड जेंडर एंड कास्ट इनइक्वालिटी। इन्होंने कहा जो जेंडर इनइक्वालिटी होती, लैंगिक असमानता होती, इसके खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन किया तमिलनाडु में। और इन्होंने वायकोम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। वायकोम सत्याग्रह जो आपका था, ये ये आपके केरला में शुरू हुआ था। वायकोम सत्याग्रह केरला में त्रावणकोर रियासत के अंतर्गत। त्रावणकोर रियासत में तो छुआछूत इतनी ज्यादा मानी जाती थी कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी त्रावणकोर को कह दिया था कि वो एक लूनेटिक असाइलम है, पागलों का क्या है, मतलब पागल खाना है वो त्रावणकोर का जगह। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा अस्पृश्यता, टच मी नॉट वाला एटीट्यूड था कि आप हमें मत छुओ, ये सारी चीजें। तो वायाकोम में सत्याग्रह हुआ था। हालांकि ये बाद में 1919 में
कांग्रेस से भी जुड़ गए थे। बाद में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था? इन्होंने कहा कांग्रेस में ज्यादातर जो चलती है वो ब्राह्मणों की चलती है, तो वहां भी उनको एक तरह से ठीक नहीं लगा। तो जब वे कांग्रेस में थे तब इन्होंने वायोकॉम सत्याग्रह में एक तरह से क्या किया था, 1924 में पार्टिसिपेट किया था। He opposed the conservatism of the Indian National Congress and resigned from it। तो 1925 में 1919 में कांग्रेस ज्वाइन किया, 1925 में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। बाद में ये जस्टिस पार्टी से जुड़े। जस्टिस पार्टी का गठन हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जस्टिस पार्टी का गठन 1916 में हुआ था, है ना। तो मुदलियार और नायर इन लोगों ने मतलब मिलके जस्टिस पार्टी बनाई थी। जस्टिस पार्टी यानी न्याय पार्टी, ये किस चीज के लिए बनी थी? ये स्पेशली नॉन ब्राह्मण्स, क्योंकि तमिलनाडु में जितनी भी जॉब्स वगैरह जी थी, जो भी उच्च पद थे, उसमें ज्यादातर ब्राह्मण्स थे। तो ये नॉन ब्राह्मण्स को भी उच्च पदों में एक तरह से रिजर्वेशन वगैरह मिले, इन सब चीजों की इन्होंने पैरवी की थी, क्योंकि वो लोग बहुत पिछड़े थे। तो उनको कहा कि अगर उनको आगे लाना है तो उनको कुछ मतलब बैसाखी के रूप में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो ये बात हुई थी। हालांकि पेरियार जब कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने ये बात उठाई थी, बट उनकी ये बात मानी नहीं गई थी, तभी उन्होंने कांग्रेस फिर छोड़ दिया था। तो जस्टिस पार्टी की 1916 में जब स्थापना हुई थी, इसी जस्टिस पार्टी से बाद में कौन जुड़ गए थे? पेरियार जुड़ गए थे। और यही जस्टिस पार्टी का बाद में नाम क्या हो जाता है? द्रविड़ कजगम, है ना। द्रविड़ कजगम इसका नाम हो जाता है। बाद में इसी जस्टिस पार्टी आजादी के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसमें से एक नाम निकल के आता है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। आज के टाइम पे जो हम पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं, द्रविड़ आंदोलन, साउथ इंडियन का जो आंदोलन था, है ना, तो वो जो आंदोलन होता है उसकी नींव यही जस्टिस पार्टी थी, है ना। तो जस्टिस पार्टी जो था यही द्रविड़ कजगम, बाद में द्रविड़ मुनेत्र कजगम बन जाता है, और यही डीएमके है। आज अगर आप तमिलनाडु की पॉलिटिक्स देखेंगे तो दो ही पार्टियां आपको देखने को मिलती है ना, डीएमके, एआईडीएमके। बाद में दोबारा फिर से मतलब डीएमके में क्या होता है, बंटवारा होता है, और डीएमके से एक अलग पार्टी बन जाती है एआईडीएमके। एआईडीएमके जो कि बाद में जयललिता, जिसकी मतलब एक तरह से मेंबर थी। अभी तो फिलहाल जो तमिलनाडु में मतलब कि मुख्यमंत्री हैं वो एमके स्टालिन हैं, जो कि डीएमके पार्टी से आते हैं। तो ये वहां की राजनीति में पेरियार बहुत ज्यादा आपके क्या हैं, प्रासंगिक हैं। कहाँ की राजनीति में? तमिलनाडु की राजनीति में, ठीक है। तो इन्होंने लोगों को दासता से मुक्त कराने के लिए और एक तरह से अंधविश्वासों से मुक्त कराने के लिए 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। एथिकल वैल्यूज इनकी क्या थी? सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, इगैलिटेरियनिज्म यानी समतावाद, है ना, रैशनैलिटी यानी विचार से वो सारी चीजें, करेज ऑफ कन्विक्शन, है ना। तो इन सारी चीजों पर बेस्ड था पेरियार का पूरा आत्मसम्मान आंदोलन। तो अब हम आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसमें से सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो, आपने पेरियार के बारे में भी जाना है। बाद में 1973 में पेरियार का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी इनके आंदोलन को आगे लेके जाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। ये हैं हमारे फाउंडर सर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के, हमारे अनूप मल्होत्रा सर, जो खुद भी एक्स जेटीओ और एनडीए एक्सपर्ट रह चुके हैं, और इन्होंने ही इस कोचिंग की स्थापना की थी। और इस कोचिंग को 20 ईयर्स से ज़्यादा समय हो चुका है। ये हमारी ब्रांचेस हैं जो कि इलाहाबाद में है, जो हेड ब्रांच जहाँ से ये हम अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, ये हमारी एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच हमारी रांची में है ना। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्रांचेस हैं। ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस का, ये आपको यहाँ पे फोटोज देखने को मिल रही हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारी इस तरह से चलती हैं। और ये रहा हमारा ऐप। तो आप किसी भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे सारे कोर्सेस, आपको हर डिफेंस एग्जाम की तैयारी हमारी इंस्टीट्यूट में आपकी होती है। तो आप उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे ऐप को डाउनलोड करके इस तरह से प्ले स्टोर पे आपको त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, हमारा लोगो यहाँ पे दिख जाएगा, आप डाउनलोड करके अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इधर जो स्टूडेंट्स हमारे एनडीए टारगेट कर रहे हैं 2025-1 को, उनके लिए एडमिशन्स ओपन है। ये सबसे उपयुक्त समय है जब आप एडमिशन्स ले सकते हैं, है ना। तो ये रहे हमारे नंबर्स। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, कॉल ऑन दीज नंबर्स, आपको सभी चीज़ों की जानकारी प्रॉपरली दी जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।